नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह और फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। विशेषकर जो हमारा फोकस चल रहा है वो आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए, आईबी एग्जामिनेशन के लिए, प्लस आगे आने वाले सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के जीके जीएस स्पेशल सीरीज में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपका क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि ना सिर्फ आपका क्वेश्चन तैयार हो बल्कि उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन प्लस वो टॉपिक भी क्लियर हो। ठीक है, चलिए, तो सेट नंबर 16 हम प्रोसीड करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप जीत क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हैं तो हमें फॉलो करिए @लक्ष्य जीत जाने की टाइप करके, या जीत डैश क्लासेस हिंदी में लिख के। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिंक से हमें फॉलो कर सकते हैं। टाइप करिए www.facebook.com/लक्ष्य जीत जाने की। ओके, एंड यू मे ऑल्सो फॉलो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह सर्च करिए, और या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च आइए, वहां लिखिए जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और प्लस उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप प्लस फेसबुक का लिंक और प्लस हमारे यूट्यूब का लिंक, हमने तीनों दे रखा है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 226 बन जाता है आज के सेशन का। मैडम भीकाजी कामा एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी, उसका नाम क्या था? ठीक है, देखिए, मैडम भीकाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी, उसका नाम वंदे मातरम था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि वंदे मातरम अगर पत्रिका का नाम आ गया, किसने शुरू किया, तो यह आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, ये है मैडम भीकाजी कामा। इनके नाम एक बहुत फेमस चीज जुड़ी हुई है कि इन्होंने 1907 में जर्मनी के समाजवादी कांग्रेस की जब बैठक चल रही थी, तो वहां पे इन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, इनका ये तिरंगा जो आप देख रहे हो, ये तिरंगा फहराया था। ठीक है ना, प्लस मैडम भीकाजी कामा को एक बहुत बड़े नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ठीक है, यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। क्लियर? चलिए, बाकी अगर ऑप्शन का डिस्कस करें तो देखिए, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। इंडिया, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ये तीनों पत्रिका बहुत पूछा जाता है। देखिए, तो इंडिया किसने शुरू किया था? इंडिया शुरू किया था दादा भाई नौरोजी साहब ने 1890 के करीब में। न्यू इंडिया शुरू हुआ, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्रिक से माध्यम से याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि इंडिया 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 बहुत है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि पहले सिर्फ इंडिया है, उसके बाद नया इंडिया यानी न्यू इंडिया बन रहा है, उसके बाद यंग इंडिया एक बन के तैयार हो गया। तो सबसे पुराना कौन है इन तीनों में? दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद मीडियम में जब नया बन रहा था इंडिया, करीब 1920 के तहत जब गांधी जी की एंट्री हुई थी 1915 में, तो उस समय न्यू इंडिया यानी एनी बेसेंट की ये पत्रिका चली, तो उस समय भारत नया बन रहा था। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया, एक यंग इंडिया बन के तैयार कब हो गया? तो गांधी जी के समय में, यानी यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी? तो वो थी गांधी जी की। क्लियर? तो आपके माध्यम, ये ट्रिक के माध्यम से भी ये चीज लग जाएगा, तुक्का। ठीक है, तुक्का तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपका ये तैयार हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट हैं, नेशनल प्लेसेस हैं और नेशनल थिंग्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 49। क्लियर? अब देखिए, 47, 48 और 48 का यानी 48A और 49, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग आर्टिकल हैं, इसलिए मैंने एक साथ रखा ताकि आपको ये चारों क्लियर हो जाए। बहुत पूछा जाता है, अब चारों क्लियर कैसे करेंगे आप? तो चारों क्लियर करने का तरीका, एक ट्रिक इससे भी याद कर सकते हैं कि 47 जो है, आप मान लीजिए 47, 48, 48 का और 49 जो है, तो सबसे पहले तो हम अपना फोकस करते हैं ना, अपने जीवन स्तर सुधारते हैं ना। तो आर्टिकल 47 जो है, ये पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को उच्च करने के लिए, ठीक है, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए, लोक जो भी हमारा जो जीवन स्तर होता है उसको ऊंचा करने के लिए पहले हम अपना जीवन स्तर ऊंचा करेंगे, यानी आर्टिकल 47 पहले है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, ठीक है, यानी पशुपालन जो है, जिससे हम कृषि करते हैं, यानी कृषि और पशुपालन की व्यवस्था जो है, उनको संरक्षण, ये इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आर्टिकल 48 में दिया गया है। ठीक है, 48 क में जो दिया गया है वो अब
डोमेस्टिक एनिमल्स हो गया यानी पशुपालन, ये पशु हो गए, पशुपालन हो गए। अब वन और वन्य जीव के बारे में जो बात होता है वो 48 क के है, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट, नेशनल प्लेसेस की, ठीक है। तो एक क्रम से याद रखिएगा, क्रम से याद करेंगे तभी याद होगा। 47 में पहले अपना जीवन स्तर सुधारिए, 48 में कृषि और पशुपालन का जीवन स्तर सुधारिए, जो भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। 48 क में बाहर यानी वन और वन्य जीव का संरक्षण करिए। उसके बाद 49 में स्मारक, स्थान, वस्तु जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनका संरक्षण करिए, ठीक है। तो ये लाइन से याद हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 28 कह रहा है कि भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखिए 8वीं अनुसूची रिलेटेड है भाषा से, तो ये कह रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए इसमें है, ये हो जाएगा 21st आर्टिकल, ठीक है, सॉरी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वें संवैधानिक संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। 8वीं अनुसूची में, जब ये शुरू में 8वीं अनुसूची था तो मूलतः उसमें सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थी, जबकि अभी के समय में 22 भाषा को उसमें शामिल किया जा चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से भी पूछा जाता है। उसमें मेन है सिंधी, नेपाली, संस्कृत, ठीक है, मराठी, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, ये पूछा जाता है कि बोडो, संथाली, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि बोडो, संथाली, मैथिली किस अमेंडमेंट में हुआ था शामिल, तो ये याद रखिएगा 92nd अमेंडमेंट में ये शामिल हुआ था। क्लियर है। मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो, ये सब जो भाषा थी वो 92nd अमेंडमेंट में शामिल किया गया था, किसमें, 8वीं अनुसूची में। 61वां अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी का पिट क्वेश्चन ये इससे कि जो वयस्क मताधिकार का एज लिमिट था 21 से घटा के 18 कर दिया गया। 103rd अमेंडमेंट जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटा यानी हमारे जो जनरल के रिजर्वेशन कोटा है, ठीक है, रिजर्वेशन है 10% का ईडब्ल्यूएस का, वो है आपका 103rd अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो चीज याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 229 कह रहा है फ्रॉम ज्योग्राफी कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, ये सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वन को मॉनसून वन भी कहा जाता है, यानी मॉनसूनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है। याद रखिएगा क्लाइमेट भी है, तो ये भारत है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मॉनसूनल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लियर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये एक तरह के हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर है यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, यहाँ बारिश कम होती है। सामान्यतः यहाँ बारिश जो होता है वो 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, जबकि यहाँ 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। क्लियर। मरुस्थल में 70 सेंटीमीटर से नीचे की बारिश को, एनुअल रेनफॉल को, उसको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल एरिया घोषित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता है, ठीक है, यानी भगवान और लोगों का इंटरमीडिएटरी भगवान किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में अग्नि देवता को इनका मीडिएटरी माना जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे हम कोई चीज मांगते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या करते हैं, ठीक है, हवन चढ़ाते हैं, तो भगवान को हम मान के साक्षी मान के हम क्या करते हैं, हम अग्नि में यज्ञ करते हैं, ठीक है। तो हम जो अग्नि को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं वो हम मानते हैं कि भगवान के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी भगवान माने जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज और कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका है, तो वो इंद्र नाम का उल्लेख है, ठीक है। 250 बार इनका उल्लेख आया है ऋग्वैदिक में, जबकि अग्नि का महज 200 बार, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है कि साउथ अफ्रीका ने किस वर्ष में ब्रिक्स से जुड़कर ब्रिक्स बनाया, ठीक है। देखिए ब्रिक्स क्या है, एक संस्था है, ठीक है। ये क्या है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है ब्रिक्स, ठीक है। आप अक्सर सुनते होंगे कि ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई, ब्रिक्स। तो ये इसमें लिखा है कि लास्ट में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो वो किस साल में जुड़ा, तो वो जुड़ा था 2010 में, ठीक है। तो तब जाके ब्रिक्स से बन के ये ब्रिक्स हुए। ब्रिक्स में कुल 5 देशों का संगठन है,
ठीक है, जिसमें बी से क्या है आपका ब्राजील, ठीक है, आर से आपका रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आई से इंडोनेशिया दे देता है, इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें दिया था कि कौन इसमें आई से नहीं है। ठीक है, आई से इंडिया है, ब्रिक्स का मेंबर है ना भारत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए ब्रिक्स जो हुआ था वो इसका वैसे तो 2006 में इसका विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें ऑफिशियली ब्राजील, रूस, ठीक है, इंडिया, ये लोग के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, बैठक हुई थी। जिसके बाद ये 3 साल होते होते 2009 में ऑफिशियली रूप से इसकी पहली बैठक हुई थी ब्रिक्स की। ठीक है, तो 2006 में कहीं इसका अगर पूछा जाता है कि फाउंडेशन कब हुआ, तो कभी कभी 2006 भी आता है नाम, कभी कभी ऑफिशियली इसका अगर पूछे टर्म की कब पहली बैठक हुई थी तो वो 2009 हो जाएगा। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिसके पहले ब्रिक नाम था, उसके बाद इसको ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले समय तक राज करने वाला वंश, सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश कौन था। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक जो राज किया वो आपका था तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी 93 वर्षों तक राज किया था। ठीक है ना, तो इसके बाद ये हो जाता है। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें, स्लेव डायनेस्टी का, तो स्लेव डायनेस्टी 84 वर्षों तक इसमें राज किया था। सेकंड हाईएस्ट मतलब लंबे समय तक राज करने वाली जो वंश था वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश था। वैसे दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी आए, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी यानी ममलूक डायनेस्टी इसको कहा जाता है या गुलाम वंश कहा जाता है, ये सबसे पहले आया। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक, फिर सैयद और लास्ट में लोधी। ठीक है, इसके बाद मुगल शासक आए। ठीक है, लोधी जिसमें मुगल का बाबर के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे समय तक शासन किया, जबकि सबसे कम वर्ष खिलजी शासन किया था, 1290 से 1320, महज 30 वर्षों तक खिलजी डायनेस्टी ने शासन किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना किस नदी पर बनाया गया है। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है कि किसी एक नदी पर क्या किया जाता है, बांध बना के उससे कई सारी योजनाओं का लाभ लिया जाता है, तो उससे उसी को हम बहुउद्देशीय नदी परियोजना या नदी घाटी योजना बोल देते हैं। तो माता टीला बांध है कहाँ पे, तो माता टीला नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना ये आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, अब ये आपका बेतवा नदी पर है। क्लियर, चलिए तो बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो चंबल नदी पर कौन सा है, तो चंबल नदी पर आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर डैम, बेतवा पर माता टीला हो गया, सतलज पर आपको पता ही होगा भाखरा नंगल परियोजना, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, अब देखिए अगर इसको याद किया जाए तो बेतवा नदी, ठीक है, माता टर्म माता टीला में माता आ रहा है और बेतवा में बेत आ रहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि बचपन में माता लोग क्या मतलब मम्मी लोग खासतौर पे बेत से जो पढ़ाई हम लोग का कराई है, तभी जाके कुछ इंसान आगे बन पाता है उनकी, इसी बेत वेत मार वार के चलते। ठीक है, तो ये इससे बस टर्म आपको रिलेट करना है। तो माता टीला से बेतवा नदी याद रखिएगा। चंबल नदी यानी बल का प्रयोग, बल सबसे अधिक किसमें था, तो राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप के बारे में तो जानते ही हैं, है ना, 80 किलो का भाला लेके चलते थे, 7.5 फुट के आदमी, तो इससे ज्यादा बल किसमें होगा, तो चंबल नदी पर आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर डैम, बेतवा नदी पर माता टीला, सतलज, ठीक है, सतलज पर आपका हो जाएगा भाखरा नंगल। नंगल मतलब कुछ नंगा शब्द, बच्चे नंगा हो जाते हैं तो शर्माते हैं ना, लाज शर्म लगा है ना, सतलज लज लगा है, तो इससे हो जाएगा यानी सतलज पे हो जाएगा आपका भाखरा नंगल परियोजना, और कृष्णा नदी पर हो जाएगा, देखिए कृष्णा और अर्जुन, ठीक है, आप कृष्णा और अर्जुन के बारे में जानते हैं तो इससे कोरिलेट कर जाइएगा कि कृष्णा नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन क्या है आपका नदी घाटी योजना है और कृष्णा नदी पर है। क्लियर, चलिए तो बढ़ते इससे याद हो जाएगा आगे प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव या घटक क्या है, फैक्टर कौन से बायोगैस में मेनली क्या यूज किए जाते हैं, तो बायोगैस में जो मेनली यूज किया जाता है वो मेथेन यूज किया जाता है, मेथेन के साथ CO2 यूज किया जाता है, तो मेथेन हो जाएगा इसका मेन कंपोनेंट, मेथेन। ठीक है,
अब अगर देखिए तो बायोगैस में क्या किया जाता है, एक पिट खोद के इसमें वेस्ट मटेरियल डाल के इसको ढक दिया जाता है और इसको यहाँ फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, साथ ही में इसमें मैन्योर ऐड किया जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, सारा सड़ गल जाता है और यहाँ से गैसेस जो पास आउट होते हैं उसी गैसेस का यूज़ हम यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने या फिर कुकिंग मटेरियल में, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन कंपोनेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। कोशिका यानी सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो किसके द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से अलग होता है। तो देखिए ये होता है केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। अगर फिगर से आप समझें तो ये है आपका, ये जो लिक्विड इसमें रहता है ये है आपका साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिला के हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म यानी ये जो इनर लिक्विड है ये, और ये न्यूक्लियर कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियर लिक्विड जो है ये किससे अलग होता है, तो ये अलग होता है इस वाले मेम्ब्रेन से, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो का उदाहरण है। तो देखिए एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होता है जो एक बार रैंडमली फट के अब क्या हो गया होता है, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया होता है, खत्म हो गया होता है, ना उसमें धुआं ना कभी उद्गार, कोई चीज उसमें नहीं हुआ होता, ठीक है, बहुत लंबे वर्षों से। तो उसको हम एक्सटिंक्ट मान लेते हैं, उसको हम खत्म मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा पोपा जो म्यांमार में स्थित है, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो के और भी एग्जाम्पल है, जैसे चिम्बरजो है, देवबंद है आपका ईरान का, वो भी एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। बाकी जो इसमें 3 दिए गए हैं, माउंट एटना, स्ट्राम्बोली और कोटोपैक्सी, ये आपका क्या है, ये एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है। माउंट एटना आपको पता ही है, इटली का वो सिसिली द्वीप पर, ठीक है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा वोल्केनो है। स्ट्राम्बोली आपको पता होगा, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये इतना ज्यादा एक्टिव है कि इसमें रैंडमली हमेशा लाइट और फायर, इसमें आग और धुआं इसमें जलता रहता है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ, वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। कोटोपैक्सी, ठीक है, इक्वेटर पे ये स्थित विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी भी कहाँ है, तो ये कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, जबकि माउंट एटना और स्ट्राम्बोली इटली में है, ठीक है। ये कोटोपैक्सी इक्वेडोर यानी साउथ अमेरिका की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की भारतीय राजनीति में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी। देखिए गांधी जी की भारतीय राजनीति में वो सबसे पहले एंट्री लिए थे 1915 में, और 1916 में जब बनारस के बीएचयू का क्या कहते हैं इनॉग्रेशन हो रहा था, यानी उद्घाटन हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले गांधी जी को बड़ी भागीदारी के रूप में देखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस। जबकि इंडिविजुअल गांधी जी का सबसे पहला जो मूवमेंट था वो आपका चंपारण में, बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उपस्थिति की बात कर रहा है। जब बड़े सभा में इनकी उपस्थिति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो बनारस में इनॉग्रेशन, मदन मोहन मालवीय जी इनको बुलाए थे, तो उसमें ये शामिल हुए थे, ठीक है, जिसमें इन्होंने बनारस की गंदगी के बारे में भी वर्णन किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा गांधी जी का सबसे पहला उपस्थिति। पहला आंदोलन कब, तो चंपारण 1917, उसके बाद 1918 खेड़ा अहमदाबाद वाला, फिर ठीक है खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों आते हैं। फिर बेलगांव में एक ही ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की 1924 में, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया गांधी जी से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते रहिए आप जीत क्लासेज विद सुजीत सिन्हा, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पारसी संप्रदाय से संबंध रखती है। देखिए इसमें गीता जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, बाइबल जो है वो ईसाई धर्म से रिलेटेड है, जिंद अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म का, पारसी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। जबकि तुरह जो है ये यहूदी धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तुरह, जिंद अवेस्ता और बाइबल बहुत पूछा जाता है। तुरह जो है वो यहूदी धर्म से रिलेटेड है और पारसी से संप्रदाय से जिंद अवेस्ता रिलेटेड है, ठीक है।
और बाइबल जो है वो आपका ईसाई धर्म से रिलेटेड है, गीता हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जिंद अवेस्ता पारसी समुदाय का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय मूल रूप से भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल हुआ था 1976 में, 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जब 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में निर्धारित किया गया है और ये पार्ट 4 क में है, यानी 4A में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जब पहले शामिल किया गया था 1976 में तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या महज 10 थी, जबकि अब कुल मिला के 11 हो गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो 1976 में। ठीक है, 1949 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था। ठीक है, जबकि 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था पूरे देश में। क्लियर है? ठीक है, 2002 में याद रखिएगा ये मौलिक कर्तव्य का जो मैंने बोला मुख्य रूप से 10 थे, 11 कर दिए गए हैं अब, तो वो 2002 में बढ़ाया गया था एक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य से। आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत का मुख्य पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसके निर्देशन में हुई थी? ठीक है, देखिए, तो किसके निर्देशन में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज? आपको पता होगा मोहनजोदड़ो किससे रिलेटेड है, तो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दो बहुत बड़े वहां के क्या थे, शहर थे या साइट थे जो खोजे गए। इसकी याद रखिएगा कि इसका जो निर्देशन किया गया था, निर्देशन जॉन मार्शल की खुदाई में हुई थी। ठीक है, यानी देखिए, निर्देशित जॉन मार्शल ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी 1922 में? तो मोहनजोदड़ो की खोज आपके राखलदास बनर्जी साहब ने किया था। ठीक है, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे, जबकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। जॉन मार्शल के निर्देशन में ये दोनों साइट्स को खुदवाया गया था, ये दोनों साइट्स की पता चला था। तो जब निर्देशन पूछे या किसके निर्देशन में डायरेक्टरशिप में हुआ था, तो वो जॉन मार्शल हो जाएगा उत्तर। अगर ये पूछा होता कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो ये हो जाता उत्तर राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, ये हैं जॉन मार्शल ये साइट्स पे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो क्या थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सबसे पहला निर्देशक माना जाता है, यानी सबसे पहला इन्हीं को चुनाव किया गया था। ठीक है, यह भारत के सर्वप्रथम क्या थे, महानिदेशक चुने गए थे पुरातात्विक स्थल को खोजने के लिए। ठीक है, 1861 में इनकी वो हुई थी, अपॉइंटमेंट हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम का। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ सर्च करें जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह, या अभी देख भी रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आप ना जाएं, और साथ ही में अगर वीडियोस अच्छे लगे तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।